हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। 5 साल में खरीदे गए हैं 22,217 चुनावी बॉन्ड। 22,030 चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों ने भुनाए हैं और 187 बॉन्डों को प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया है। 15 मार्च को चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा जानकारी। चुनाव बॉन्ड को लेकर गरमाई राजनीति के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दे दी है और कुल कितनी कंपनियों ने बॉन्ड खरीदने और कितने राजनीतिक दलों को लाभ मिला है। चुनाव आयोग 15 मार्च को यह जानकारी सार्वजनिक भी कर देगा। चुनाव आयोग को मुहैया कराई गई जानकारी में एसबीआई ने बताया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्डों की खरीद हुई है। इनमें से 18,871 चुनावी बॉन्ड 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए हैं। 22,030 बॉन्डों को राजनीतिक दलों ने भुनाया है। बाकी 187 बॉन्डों जो कैश नहीं कराए गए हैं उन्हें पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया है। एसबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा चुनावी आयोग को मुहैया कराने की जानकारी दी। 2 पीडीएफ फाइलों में पासवर्ड के साथ चुनाव आयोग को यह जानकारी मुहैया कराई गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना 62 वर्ष बाद साकार। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के धोलेरा व सांदण और असम के मेरीगांव में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेमीकंडक्टर संयंत्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 1962 में सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था और यह 62 वर्ष बाद साकार हो रहा है। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घोलेरा के टाटा संयंत्र में पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2026 में बनकर बाहर आ जाएगी। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप शुद्ध भारतीय तकनीक से निर्मित होगी। उन्होंने दावा किया कि 2029 में भारत शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अहमदाबाद से करीब 105 किलोमीटर दूर घोलेरा स्पेस इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है सर में 91,000 करोड़ की लागत से पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के उत्पादन में दशकों पीछे है, लेकिन अब वह एक भी क्षण नहीं गंवाएगा। भारत ने 1962 में सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन सरकारों ने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इच्छा शक्ति की कमी, संकल्प को उपलब्धि में बदलने के प्रयासों में कमी और देश के लिए दूरदर्शी फैसले लेने की क्षमता में कमी थी। मोदी ने कहा कि उन सरकारों में रह रहे लोगों का कहना था कि यह भविष्य की जरूरत है, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देश की गरीबी की आड़ में वे आधुनिक जरूरतों के ऐसे सभी निवेशों की अनदेखी करते रहे। वे हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर के निर्माण में निवेश नहीं करेंगे। इस तरह के सोच से कोई देश विकास नहीं कर सकता। सीएए पर केजरीवाल ने खेला पाकिस्तान कार्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पाकिस्तान कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि सीएए लागू होने से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत आएंगे। इससे देश और सभी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। जो पैसा देश के विकास पर खर्च होना चाहिए वह पैसा इन तीनों देशों के लोगों को बसाने पर खर्च होगा। उन्होंने मांग की कि इस कानून को वापस लिया जाए और पिछले 10 साल में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति जो इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने बुधवार को सुबह प्रेस वार्ता में सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इसके बाद मोती नगर में फ्लाईओवर के उद्घाटन अवसर पर भी इसी मुद्दे पर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएए का जो कानून आया है उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के
1.5 करोड़ लोग भी भारत में आ गए तो उनको कहां बसाएंगे, उन्हें नौकरियां कहां से देंगे। सीएम ने कहा कि जाहिर तौर पर जो रोजगार हमारे जो बच्चों को मिलना चाहिए वह रोजगार तो वो लोग ले जाएंगे। आज़ादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज़्यादा माइग्रेशन इस सीएए कानून से होने जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएए पर केजरीवाल के बयान को विचित्र बताया तो आप नेता व कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पलटवार किया। आतिशी ने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया कि सीएए के जरिए 2 करोड़ लोगों को देश में लाकर भाजपा भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहती है। कांग्रेस का वादा, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को भावनात्मक राजनीति के मुद्दों की परिधि से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने बुधवार को आधी आबादी को साधने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए नारी न्याय के तहत 5 वादों की गारंटी की घोषणा की है। ये 5 वादे क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहली गारंटी है कि महालक्ष्मी के तहत प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। दूसरी गारंटी को यानी कि आधी आबादी पूरा हक का नाम दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार की सभी नई नियुक्तियों में 50% भर्ती महिलाओं की होगी। तीसरा है कि तीसरी गारंटी आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील से जुड़ी महिला कामगारों के मासिक वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को 2 गुना किया जाएगा। चौथी गारंटी है कि अधिकार मैत्री में महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जरूरी कानूनी मदद देने को हर पंचायत में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं गारंटी है कि सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सभी प्रमुख वर्गों को साधने की पहल के तहत कांग्रेस पहले ही किसानों के लिए किसान न्याय, युवाओं के लिए युवा न्याय और सहभागी न्याय जैसी घोषणाएं कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां बुधवार को एक्स पर नारी न्याय से वादों को जारी किया तो उसी समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र में मौजूद राहुल गांधी ने महिला मिलावा बैठक में इन 5 वादों का ऐलान किया। खड़गे ने भाजपा पर परोक्ष तंज कसते हुए कहा कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, बल्कि हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। हमारा 1926 से अब तक का यह रिकॉर्ड है। हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा है तब से हम घोषणा पत्र बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा भी कर रहे हैं। खड़गे ने आधी आबादी से कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देकर लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में पार्टी का हाथ मजबूत करने का आग्रह किया है। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को केंद्र की मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक तक 2 नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग 8400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दोनों कॉरिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ेगा और आवाजाही की परेशानी दूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के अंतर्गत बनने वाले 2 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। पिछले काफी समय से दिल्ली वासी इसका इंतजार कर रहे थे। इनके निर्माण में दक्षिणी व मध्य दिल्ली के कई क्षेत्रों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस समय एनसीआर में 34 किलोमीटर आरआरटीएस सहित लगभग 427 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर में 12 कॉरिडोर में 392.44 किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित होती है। राजधानी दिल्ली में पर्यटन को लगेंगे पंख। दिल्ली में पर्यटन को पंख लगने जा रहे हैं। पहली बार दिल्ली के 5 बड़े स्मारक परिसरों को एक साथ कॉरपोरेट घरानों द्वारा गोद लिया गया। इससे पर्यटकों को लाभ होगा। स्मारक परिसर में सुविधाएं बेहतर की जा सकेंगी। पर्यटकों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, कैफेटेरिया व वाईफाई की सुविधा मिल सकेगी। स्मारकों में लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया जा सकेगा। पर्यटकों के लिए आवागमन की सुविधा के तहत बैटरी रिक्शा आदि भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के जिन 5 पुरातात्विक स्थलों
पर निजी कंपनियां सुविधाएं देंगी, उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने MOU साइन किया है। लाल किले के बाद कुतुब मीनार, सफदरजंग का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, पुराना दिल्ली व पुरातात्विक पार्क आदि में भी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 स्वदेशी युद्धपोत। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है और इसी कड़ी में कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैली वाटरक्राफ्ट सीरीज के 2 नए स्वदेशी युद्धपोतों को बुधवार को एक साथ लॉन्च किया गया। दोनों युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत में इजाफा होगा। यहां GRSE यार्ड में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और उनकी पत्नी नीता चौधरी मौजूद थी। इनकी मौजूदगी में दोनों युद्धपोत की लॉन्चिंग हुई। परंपरा के अनुसार किसी महिला के ही नाम देने की परंपरा है, इसलिए नीता चौधरी ने दोनों पोतों का नाम INS अग्रे और INS अक्षय रखा। GRSE नौसेना के लिए सीरीज के 8 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिसमें यह 5वां और 6ठा पोत है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख चौधरी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। उन्होंने नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए GRSE की प्रशंसा की। इस मौके पर GRSE के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कोमोडोर PR हरी ने कहा कि दोनों युद्धपोत की प्राथमिकता भूमिका तटों के आसपास समुद्र में पनडुब्बी रोधी अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान जैसे कार्यों को करना है। NCC में 3 लाख और कैडेट शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत NCC में 3 लाख कैडेट और शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि NCC के विस्तार से देश भर में शैक्षणिक संस्थानों में इसके लिए बढ़ोतरी की मांग होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि NCC ने साल 1948 में केवल 20,000 कैडेट थे। रक्षा मंत्रालय मंत्री द्वारा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद NCC में स्वीकृत कैडरों की संख्या अब 20 लाख होगी। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवाओं का संगठन कहलाएगा। NCC का विस्तार योजना के तहत 4 नए समूह मुख्यालय की स्थापना होगी व 2 नए NCC इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCC को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। NCC में 3 लाख कैडेट के शामिल होने से सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में समान अनुपात में कैडेट होंगे और इच्छुक संस्थानों का इंतजार खत्म होगा। सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला है। सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा SC, ST और OBC जैसे वंचित वर्गों को मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री सूरज यानी कि प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत के मौके पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चयन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचाने के लिए भाजपा के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने कोविंद और मुर्मू की हार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने लोगों से पूछा कि कोई कैसे कह सकता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है जबकि मेरे पास आप जैसे भाई और बहन हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों से वंचित समूहों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने कहा कि शौचालय और रसोई गैस जैसी उनकी सरकार की योजनाओं से समाज के वंचित तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गरीब के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सबसे बड़े लाभार्थी SC, ST और OBC हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यानी 15 मार्च को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एसडीआर ने अर्जी दाखिल कर चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के कानून की धारा 7 में चयन समिति में सीजेआई को शामिल नहीं किए जाने का सवाल उठाया है। मांग की गई है कि कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक कानून की इस धारा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए और चुनावी आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अनूप वर्णवाल फैसले में दी गई व्यवस्था के मुताबिक की जाए। बुधवार को संगठन की ओर से अर्जी पर जल्दी सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही है। चुनाव आयोग ने आयुक्तों के 2 पद रिक्त हैं और जिन्हें भरने के लिए चयन समिति की गुरुवार को बैठक होने वाली है। सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए राहुल सिंह। केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष स्तर पर फेरबदल कर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सिंह की सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। वे वर्तमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव हैं। असम मेघालय कैडर में 1994 बैच के आईएएस एसपी दास जोशी राहुल सिंह के स्थान पर डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव होंगे। भारत यात्रा पर आ रहे हैं भूटान के प्रधानमंत्री। भूटान और चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर जहां संवाद बढ़ रहा है, वहीं भारत और भूटान के बीच लगातार विमर्श हो रहा है। कुछ दिन पहले ही विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भूटान की यात्रा की थी और अब भूटान में प्रधानमंत्री शेरिंग तोंगवे 14 से 18 मार्च के दौरान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। वैसे भारत में जल्द ही आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की भावी भूटान यात्रा का समय भी चुनाव आयोग घोषणा पर निर्भर करेगा। उधर भूटान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूटान को सहयोग देने को लेकर 3 प्रस्तावों को मंजूर दी है। इसमें एक समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने को लेकर है, जबकि एक समझौता भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर है। 16 या 17 मार्च को हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। और जैविक उत्पादों का निर्यात 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में देश के प्रत्येक जिले में ऑर्गेनिक भूमि और उसके उत्पादों के परीक्षण की व्यवस्था होगी। देश में अभी प्रति वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इसे बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए करना है। अभी वैश्विक स्तर पर यह निर्यात 10 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार ने 2030 तक वैश्विक कृषि उपज बाजार में देश की हिस्सेदारी 45 अरब डॉलर से बढ़ाकर 115 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। विपक्ष का मोर्चा कितना मजबूत। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा को ठोस चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ उमेश चतुर्वेदी द्वारा। चुनाव राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच होता है। चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए राजनीतिक दलों के पास सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी जीत का दावा करना। भले ही राजनीतिक दल की बुनियाद हिल चुकी हो, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं को यही दिखाने की कोशिश होती है कि पार्टी को व्यापक जन समर्थन हासिल है। जहां तक आगामी आम चुनाव की बात है तो इसमें शायद ही किसी को संदेह हो कि भाजपा बढ़त की स्थिति में है। भाजपा का 370 पार और अपने गठबंधन राजद में के लिए 400 का पार नारा भले ही कुछ अतिरंजित लगे, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को जरूर जाहिर करता है। विपक्षी गठबंधन इस नारे का न केवल उपहास उड़ा रहे हैं बल्कि
अपने स्तर पर चुनौती भी दे रहे हैं। विपक्षी दलों ने गाजे बाजे के साथ इंडिया नाम से मोदी विरोधी राजनीतिक मोर्चा बनाया। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। हालांकि 2014 में कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक ही सिमट गई है। हिमाचल में तो उसकी सरकार एक प्रकार से वेंटिलेटर पर ही चल रही है। यही कारण है कि पार्टी हिंदी पट्टी व उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में जुटी हुई है। उम्मीदवारों की पहली दूसरी सूची में भी पार्टी की प्राथमिकता प्रत्यक्ष दिख रही है। तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उत्तर बनाम दक्षिण की विभाजनकारी बहस भी चलाई है, वह कारगर नहीं रही है। गुजरात का रुख करें तो वहां कांग्रेस की हालत पहले से ही खस्ता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव में भी मानमर्दन हुआ। उसके बाद से भी एक के बाद एक विधायक भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान जैसे लोग कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं और पार्टी में भी खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र के पड़ोसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा कांग्रेस ही है, लेकिन वहां भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है। बीते दिनों यहां तक खबरें उड़ी कि कमलनाथ जैसे दिग्गज खुद कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को चुनाव में उतारकर पार्टी ने दिखाया कि वह चुनाव मजबूती से लड़ना चाहती है। भाजपा विरोधी अन्य दलों की बात करें तो उसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और स्टालिन की द्रमुक ही बेहतर स्थिति में दिख रही है। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी में भी थोड़ा दम दिख रहा है। बिहार में भी मुकाबला जोरदार हो सकता है। बीजू जनता दल यानी बीजेपी भी उड़ीसा में बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी भाजपा के साथ गठबंधन की बातें चल रही हैं। जो दल किसी खेमे में नहीं, उनकी भूमिका तभी महत्वपूर्ण होगी जब किसी गठबंधन को बहुमत न मिले। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में रुझान यही दर्शाते हैं कि जनता अब खंडित जनादेश के पक्ष में नहीं दिखती है। ऐसे में अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा और राजद को कोई चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी। सड़क दुर्घटना रोकने का सही तरीका। वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज कारों में एयरबैग लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा द्वारा। वर्तमान समय में सड़क दुर्घटना और लोगों की मृत्यु एक बड़ा कारण बन रही है। सड़क दुर्घटना दुनिया भर में होती है। एक अनुपात के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 12 लाख लोग की जान सड़क दुर्घटना में जाती है। इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 13% है। यह बहुत अधिक है। समय के साथ सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इससे सड़क एवं वाहन संबंधी सुरक्षा की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। इसके लिए हमारी सरकार इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर पर विशेष जोर दे रही है। हालांकि केवल इतने भर से सड़कें अधिक सुरक्षित नहीं होंगी। इसके साथ डिजाइनों के विकास से वाहन सुरक्षा को भी निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। एक सुरक्षित वाहन का निर्माण करना पेचीदा कार्य है। इसमें संपूर्ण उत्पादन विकास प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध सहयोग की जरूरत होती है। वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज एयरबैग लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें वाहन की डिजाइन, ड्राइविंग का परिवेश और ड्राइवर का व्यवहार और दुर्घटना से पहले, दुर्घटना के समय और दुर्घटना के बाद की स्थितियों को संभालना भी शामिल है। सुरक्षा विशेषताओं को निष्क्रिय और सक्रिय प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताओं को कार दुर्घटना रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। वहीं निष्क्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताएं उक्त समय सुरक्षा प्रदान करती हैं जब दुर्घटना को रोकना संभव नहीं होता। निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताओं में सीट बेल्ट, एयरबैग, हेड स्टेंट और आइसोफिक्स माउंट जैसे उपकरण शामिल होते हैं। सुरक्षित वाहन बनाना एक सतत वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यापक अनुसंधान एवं सुरक्षा विशेषज्ञों, उपकरण निर्माता कंपनियों, सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास और सबसे बढ़कर जागरूक उपभोक्ताओं से प्रेरित होती है, जो अब अपनी कारों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की मांग करने लगे हैं।
जिस प्रकार सड़कों और वाहनों का विकास हो रहा है उसे देखते हुए वाहन सुरक्षा बढ़ाने के प्रति वचनबद्धता भी बढ़नी चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों का भविष्य सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करना और सड़कों पर सुरक्षा संबंधी ठोस दिशा निर्देश लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैसे इन सब सुरक्षा उपायों के ऊपर हमारा मन है, जिस पर नियंत्रण सबसे बढ़िया ब्रेक है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है शेयर मार्केट की, जिसको हम स्किप करेंगे। फटाफट लाभ के लिए F&O में खुदरा निवेशक चिंताजनक। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि तत्काल लाभ की तलाश में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प खंड में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से चिंतित हैं। और नागेश्वरन ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और NISM के सम्मेलन में कहा कि टिकाऊ पूंजी और निर्माण और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा निवेशकों के नजरिए में जल्दबाजी का होना है और देश इस प्रवृत्ति की चपेट में है। उन्होंने कहा कि अब भी लोग F&O कारोबार की मात्रा में शानदार वृद्धि का जिक्र कर रहे हैं, जबकि खुदरा सेबी के अध्ययन बताते हैं कि जोखिम वाले इस खंड में 90% कारोबार में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। सेवा निर्यात के मामले में भारत का प्रदर्शन चीन से काफी बेहतर। वैश्विक बाजार में एकीकरण के संबंध में भारत दो प्रमुख मापदंडों जीडीपी के अनुपात में निर्यात और सेवा निर्यात पर चीन से आगे निकल गया है। DHL और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से यहां जारी न्यू DHL ग्लोबल कनेक्टेड रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि 2021 के बाद से भारत का जीडीपी के अनुपात में निर्यात चीन से अधिक हो गया है, जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2021 और 2022 में जीडीपी के हिस्से के रूप में भारत का निर्यात और आयात तेजी से बढ़ा है। देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 23% और वस्तुओं और सेवाओं के आयात का हिस्सा जीडीपी के 26% है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ट्रंप फिर आमने सामने। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इस बार फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। दोनों नेताओं ने 4 और राज्यों व एक संघ शासित प्रदेश में प्राइमरी चुनाव जीत अपनी अपनी पार्टियों से नामांकन सुरक्षित कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 68 वर्ष बाद ऐसा होगा जब वही उम्मीदवार लगातार दूसरी बार आमने सामने होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने फिर हासिल किया विश्वास मत। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता प्रचंड को 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 157 वोट मिले हैं। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया है। काठमांडू में नया बनेश्वर स्थित संसद भवन में मतदान के दौरान कुल मिलाकर 268 सांसद उपस्थित रहे। इस दौरान 110 सांसदों ने प्रचंड के खिलाफ मतदान किया और एक सांसद ने मतदान में भाग नहीं लिया। संप्रभुता पर आंच आई तो परमाणु हमला करेगा रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को चेता रहे हैं कि उनके देश की संप्रभुता अगर खतरे में आई तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है और पुतिन की ओर से परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी इसी महीने दूसरी बार आई है। पुतिन की चेतावनी के बाद बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की उसकी कोई योजना नहीं है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो टकराव होना निश्चित है। 2 वर्ष के युद्ध में रूस को हार पाने में विफल रहे पश्चिमी देश अब अपने सैनिक भेजकर लड़ना चाहते हैं। तो ये आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।